कल का दिन बड़ा मिक्स्ड इमोशन से भरा हुआ था, जहां हमने यूनाइटेड की एक और बेवकूफ़ी देखी ट्रांसफर मार्केट में, जहां उन्होंने सिर्फ 1 मिलियन के लिए जिदान इकबाल को सेल कर दिया और किसी और प्लेयर से ना उनका लिंक आया। और हाँ, लिंक भले ही आया, लेकिन आपने ये देखा कि उन्होंने कोई प्लेयर साइन नहीं किया अभी तक, जहां आपके आर्सेनल, चेल्सी वगैरह सब मार्केट में स्विफ्टली मूव कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमने रोनाल्डो को 200 अपीयरेंसेस हासिल करते देखा, एक और क्लच मोमेंट प्रोड्यूस करते देखा और गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करते भी देखा। मैच काफ़ी फंसा हुआ था। आइसलैंड एक अच्छी ओपोनेंट है, हमने देखा था यूरो 2016 में भी इन दोनों टीमों ने कितना बेहतरीन गेम प्रोड्यूस किया था और उस मैच में भी रोनाल्डो वॉज द गोल स्कोरर। और कल के मैच में भी 89th मिनट पर जाकर रोनाल्डो ने वो विनिंग गोल स्कोर किया और क्वालिफायर्स के लिए, यूरो क्वालिफायर्स के लिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने अपनी टीम के लिए दर्ज कराए। यहाँ पर अभी एक डिबेट चल रही है कि रोनाल्डो से मूव ऑन करना चाहिए पोर्चुगल नेशनल टीम को, लेकिन अगर आप पिछले 2 मैचेस की परफॉर्मेंसेस देखोगे ना, तो आप ये बोलोगे कि यार रोनाल्डो इज स्टिल द सेम पर्सन और रोनाल्डो इज स्टिल हेल्पिंग द टीम, स्कोरिंग गोल्स, असिस्टिंग देम, और इवन विदाउट बीइंग ऑन द स्कोर शीट ही इज हेल्पिंग हिज टीममेट्स। हाँ, मैं एग्री करता हूँ कि रोनाल्डो को धीरे धीरे हमें ग्रेजुअली शायद टीम से थोड़ा सा बेंच पर लाने की कोशिश करनी पड़ेगी आने वाले टाइम में, मतलब अगले 1 साल के अंदर, क्योंकि उसके बाद फिर पोर्चुगल को अपना फ्यूचर देखना है विदाउट रोनाल्डो और उसके लिए उन्हें अपने आप को प्रिपेयर इन्हीं ड्यूरेशन में करना पड़ेगा। लेकिन कल आप अगर परफॉर्मेंस की बात करो, रोनाल्डो वॉज लुकिंग गुड। ब्रूनो फर्नांडिस की शुरुआत में काफ़ी वेवर्ड पासिंग थी, काफ़ी एम्बिशियस होकर वो पासेस रिलीज कर रहे थे, लेकिन पोर्चुगल की टीम अवे खेल रही थी, उनको गोल्स स्कोर करने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिली बट कैपिटलाइज नहीं कर पाए वो। लेकिन उसके बावजूद भाई पोर्चुगल ने गोल स्कोर किया और रोनाल्डो ने क्लच मोमेंट प्रोड्यूस करके टीम को जीत दिलाई। देखो, रोनाल्डो ने एक बात बोली थी कि रिकॉर्ड्स मुझे फॉलो नहीं करते, मतलब मैं रिकॉर्ड्स को फॉलो नहीं करता, रिकॉर्ड्स मुझे फॉलो करते हैं। और ये बात अगर आप देखोगे ना, बहुत हद तक सही है। 200 इंटरनेशनल अपीयरेंसेस में 20 साल का लंबा करियर रहा है रोनाल्डो का, उसमें 123 गोल स्कोर किए हैं। एक के बाद एक के बाद एक के बाद इंटरनेशनल रिकॉर्ड जो हैं वो अपने नाम दर्ज कर चुके हैं। बस एक ट्रॉफी की कमी थी, वो था वर्ल्ड कप, जो नहीं जीत पाए अभी 2022 के वर्ल्ड कप को। बट उसके अलावा रोनाल्डो का करियर बहुत डेकोरेटेड रहा है। एंड एज अ रोनाल्डो फैन भाई, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हो रहा है। आप इतने सारे रिकॉर्ड्स ऑलरेडी अपने नाम दर्ज कर चुके हो। आने वाले टाइम में वो रिकॉर्ड टूटेंगे नहीं टूटेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन जब भी फुटबॉलिंग वर्ल्ड में एक ऐसे प्लेयर का नाम लिया जाएगा ना जिसने रिकॉर्ड्स को और स्टैट्स को अपने आगे झुकने पे मजबूर कर दिया, तो उसमें रोनाल्डो का नाम आएगा ही आएगा। और आज भी काफ़ी बड़ा दिन है। अगर आप वैसे देखो तो हमारा जो इंडिया का फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट दिख रहा है। अभी हमने इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता है अभी लेबनान को हराकर, और आज से हम आगाज़ करने वाले हैं सैफ चैंपियनशिप का, और जिसमें हमारी प्रतिद्वंदी है पाकिस्तान की टीम। अब ये मैच शाम में खेला जाएगा और हम सारे ही लोग, जितने भी आपके क्रिएटर्स हैं इंक्लूडिंग मी, शोबित के चैनल पर दिखेंगे फुटबॉल नुक्कड़ पर, तो ज्वाइन करना मत भूलेगा लाइव वॉच अलोंग के लिए। ऑल्सो इंडिया जिस तरह की परफॉर्मेंस ड्रॉप करके आई है लेबनान के अगेंस्ट, उसके बाद सबकी उम्मीदें यही है कि भाई यहाँ पर अब इंडिया ना पाकिस्तान के अगेंस्ट भी एक ऐसी परफॉर्मेंस ड्रॉप करेगी, अटैकिंग फुटबॉल देखने को मिलेगी। और पिछले 2 गेम में लगातार गोल स्कोर कर चुके हैं सुनील छेत्री सर। चांगटे की परफॉर्मेंस बहुत शानदार थी, अनुरोध थापा की परफॉर्मेंस बहुत शानदार थी, आपके अनवर अली, आपके शिंदेश जिगन, आपके बाकी जो प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंसेस भी काफ़ी अच्छी रही हैं पिछले दोनों ही गेम्स में। तो आज भी पाकिस्तान के अगेंस्ट यहाँ पर इंडिया एक जीत हासिल करने की कोशिश करेगी। अब देखो, टोटल 8 टीम होती हैं और 4 टीम एक ग्रुप में, 4 टीम एक ग्रुप में। यहाँ पर इंडिया को अपना सैफ कप का शुरुआत जो है वो आज करनी है और उसके बाद फिर उन्हें अगले 2 ओपोनेंट कुवैत है और नेपाल है, उनके अगेंस्ट भी खेलना है। तो देखते हैं क्या होता है। इंडिया अभी डिफेंडिंग चैंपियन है सैफ चैंपियनशिप की, तो सबकी उम्मीद यही है कि इंडिया वापस से अपने जो हाथ है वो काबिज करेंगे एक और ट्रॉफी के ऊपर। और इंडिया की जो आपकी रैंकिंग है, फीफा रैंकिंग, वो भी इंप्रूव होकर अब 98 पहुंच चुकी है। तो फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन इस फ्यूचर को बेहतर करने के लिए यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं उनको आपको और अच्छे से डेवलप करना पड़ेगा और आपको ग्रास रूट फुटबॉल भी इंप्रूव करनी पड़ेगी। अब एक टॉपिक अभी हाईलाइट हुआ है काफ़ी ज़्यादा, उस पर हम एक शॉर्ट में बात करेंगे। बट हाँ, अब आते हैं अगर हम ट्रांसफर्स के ऊपर, तो भाई देखो, मैनचेस्टर यूनाइटेड से पहले थोड़ी बात ना आर्सेनल के ट्रांसफर्स के ऊपर करते हैं और चेल्सी के ट्रांसफर्स के ऊपर करते हैं। चेल्सी ने एनकुंकू अनाउंस कर दिया है एज दर ऑफिशियल प्लेयर, तो अब चेल्सी के पास बहुत अच्छा एक स्कोप आ चुका है। यहाँ पर आप अगर देखो, एनकुंकू है उनके पास, बाकी प्लेयर्स भी हैं,
जैसे कि आप मुद्रिक की बात करो, मद्यूके की बात करो, जिएश वगैरह को ऑफलोड कर रहे हैं यहाँ पर। कैलम हडसन ओडॉय की भी लिंक्स आ रहे हैं कि वो भी सऊदी अरेबिया जा सकते हैं। सऊदी इज बाइंग एवरीवन, लेफ्ट राइट एंड सेंटर जो उन्हें दिख रहा है मुंह उठाता हुआ कि भाई इसको ले आओ, उसको ले आओ, उसको ले आओ, वो सबसे कॉन्ट्रैक्ट एग्री करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप बात करो आर्सेनल की, लास्ट ईयर मतलब लास्ट सीजन में उन्होंने जो अभी सीजन खत्म हुआ उसमें सेकंड फिनिश किया, और हर कोई उनसे ये उम्मीद लगाए बैठा है कि आर्सेनल स्लिप करेगी, क्योंकि इस सीजन के अंदर आर्सेनल ने अपनी जो परफॉर्मेंस थी वो कुछ ओवर परफॉर्म कर दिए कुछ मैचेस में, और आपने पूरे सीजन में जो देखा है वो शायद इस बार रेप्लिकेट ना हो पाए। लेकिन आर्सेनल आर वेरी मच फोकस्ड एंड दे वांट टू रिपीट इट इस साल भी, एंड दे वांट टू विन द प्रीमियर लीग। तो यहाँ पर आर्सेनल भाई डेक्लन राइस को लेकर आ रही है, 2 बिड डाल चुके हैं, तीसरे बिड भी सबमिट करेंगे वो, एंड यहाँ पर वेस्ट हैम बेचने को तैयार है, बस वो बिड मैच कर देकर वेस्ट हैम की तो सीन सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप देखो काय हावर्ट्स के लिए यहाँ पर आर्सेनल पूरी पुरजोर कोशिश करी, और यहाँ पर काय हावर्ट्स को भी चेल्सी सेल करी देगी क्योंकि उनको रूम बनाना है बाकी प्लेयर्स के लिए। उसके अलावा अगर आप बात करो सेंटर बैक पोजीशन पर, तो जूरियन टिम्बर आने वाले हैं आर्सेनल में, जेसन बर्ट वगैरह सारे, जो माइक वर्वे वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल सोर्सेज इन डच फुटबॉल, वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि टिम्बर के लिए आर्सेनल आर वेरी सीरियस एंड दे विल गेट देयर प्लेयर ऑन बोर्ड। लेकिन जब बात आती है मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो हंसने के अलावा कुछ और मिलता नहीं है, क्योंकि अब देखो अगर आप बात करोगे ना कि मार्केट में जब आपको प्लेयर साइन करने हैं और आपको अगर फंड जनरेट करना है तो आप अपने सेलेबल एसेट को बेचोगे ना। लेकिन हमने 1 मिलियन में यहाँ पर जिदान इकबाल को सेल कर दिया और उससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। 1 मिलियन में आपने अपने अकेडमी ग्रेजुएट को सेल किया है। अगर यही वैल्यू 7 मिलियन होती, 8 मिलियन होती तो थोड़ा सा एक्सेप्टेबल भी होता, लेकिन फॉर मेयर 1 मिलियन यूरोज और आपने उसको बेच दिया ऐसे उठा के। अगर आप बात करो यहाँ पर बाकी प्लेयर्स की जो ऑफलोड हो सकते हैं, तो फुलहम आर हाईली इंटरेस्टेड इन गेटिंग फ्रेड ऑन बोर्ड, लेकिन यूनाइटेड ने प्राइस टैग रखा है 20 मिलियन और फुलहम उतना देने को तैयार नहीं है। भाई अगर आप फ्रेड जैसे प्लेयर के लिए जिसने इस सीजन में इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस ड्रॉप की हैं, बार्सिलोना के अगेंस्ट, मैन सिटी के अगेंस्ट, आपकी अगर बात करो आर्सेनल के अगेंस्ट, अगर उस प्लेयर के लिए भी बड़े मैचेस में जो परफॉर्म करता है उसके लिए आप 20 मिलियन नहीं निकाल पा रहे हो फुलहम से, क्योंकि जो पलिनिया को शायद सेल कर दें, लेकिन उन्होंने प्राइस टैग भी 90 बिलियन का रख दिया है पलिनिया के ऊपर। तो फिर भाई आपकी जो स्काउट नेटवर्क है और जो आपका मैनेजमेंट है, हायर की लेवल है ना, वो बहुत ज़्यादा खराब है। और वो तो है, हम सबको दिख रहा है कि कैसे यूनाइटेड ने इतने सीजन में लगातार फकअप किए हैं अपने रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ में और अपने जो प्लेयर वो सेल करते हैं उस प्रोसेस में। अगर आप बात करो स्कॉट मैकटोमिनी की, और ये मुझे ना चीज़ आज तक समझ में नहीं आई कि स्कॉट मैकटोमिनी हर साल कैसे सर्वाइव कर जाता है। द गाय है इज अ डिसेंट प्लेयर, स्कॉटलैंड के लिए वो अच्छा खेल रहा है, बट आप जब क्लब फुटबॉल की बात करते हो आपको कितने प्लेयर्स चाहिए जो कि सिर्फ आपके बेंच वार्मर्स हो। आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो कि आपकी फर्स्ट टीम फुटबॉल में जगह बनाने के लिए अपनी लिमिट पुश करे, और ऐसा कोई प्लेयर मुझे यूनाइटेड की बेंच पर दिखता नहीं एक्सेप्ट फॉर अलेहांद्रो गर्नाचो। यहाँ पर अगर आप बात करो मैन सिटी के प्रोजेक्ट को, अगर आप देखो मैन सिटी यहाँ पर प्रीमियर लीग जीती, आपकी चैंपियंस लीग जीती, FA कप जीती, मतलब उन्होंने ट्रेवल कंप्लीट किया सीजन के अंदर, एंड दे आर गोइंग फॉर कोवाचिच एंड दे आर गोइंग वेरी सीरियसली आफ्टर जोस्को गार्डियोल, जबकि उनके पास इतने बेहतरीन सेंटर बैक्स हैं। यूनाइटेड जिनके पास कुछ नहीं है बेंच के ऊपर, और जिनके पास फर्स्ट टीम में भी अगर आप देखो इतने सारे लूप होल्स हैं, उनको कवर करने के लिए अभी तक यूनाइटेड ने कोई हाथ पैर मारने की शुरुआत की नहीं है। अगर हम यहाँ पर स्कॉट मैकटोमिनी को रोकते हैं तो फिर आपने फिर क्यों बेचा जिदान इकबाल को? इससे बढ़िया तो आप जिदान इकबाल को लोन पर भेजते, ग्रूम करते उस प्लेयर को, और 1-2 सीजन के अंदर जब वो प्रिपेयर होता तो या तो आप उसको टीम में इनहेरिट कर सकते थे या फिर आप उसको सेल करके थोड़ा प्रॉफिट अर्न कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ आपने नहीं की। उसके अलावा अगर आप बात करो आपके गोलकीपिंग डिपार्टमेंट की जो सिचुएशन है वो अभी तक क्लियर नहीं हुई है। यहाँ पर डेहिया के बारे में जो जेसन बर्ट ने रिपोर्ट किया, जो सैमुअल लकर्स ने रिपोर्ट किया, उसके अकॉर्डिंग डेहिया विल लीव एज अ फ्री एजेंट। मुझे डेहिया के रुकने से थोड़ी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि डेहिया का जो वेज स्ट्रक्चर है वो बहुत हाई है भाई, मतलब 200 के पर वीक भी अगर आप उसको ऑफर कर रहे हो एज अ सेकंड चॉइस गोलकीपर, दैट्स टू मच। यहाँ पर अगर आप एलिसन वगैरह की अगर वेज की बात करोगे ना, वो 170-150 अर्न कर रहे हैं, और यहाँ पर डेविड डेज अर्निंग 375 के पर वीक, अगर कम भी करता है तो 200 के पर वीक से क्या ही कम करेगा। उसके अलावा यहाँ पर डेहिया जाने वाला है, आपके डीन हेंडरसन के फ्यूचर के रिगार्डिंग कोई क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पर आपको ये नहीं पता कि अगर डीन हेंडरसन सेल होता है तो अगला कीपर कौन सा आने वाला है। बहुत कंक्रीट लिंक्स आ रहे हैं, जेसन बर्ट की रिपोर्ट है, आपके सैमुअल लकर्स की रिपोर्ट है, लॉरी विटवेल की रिपोर्ट है, और आपके आई थिंक साइमन स्टोन्स की भी रिपोर्ट है ये, कि यूनाइटेड आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन ओनाना। अब ये इंटरेस्टेड FC,
seducing FC or monitoring FC, looking very much likely to get into negotiation FC, ये सारे FC काम नहीं आते. आपने इतने दिन सोचो, न्यूज़ ये कि अप्रैल 2022 से यूनाइटेड मॉनिटर कर रही है ओनाना को, और यहाँ पर इंटर मिलान बेचने को तैयार है. 55 से 60 मिलियन के बीच में इंटर मिलान सेल कर देगी. आई नो दैट डियोगो कोस्टा इज 22-23 और यहाँ पर आपका जो ओनाना है वो 27 साल का है. बट ओनाना और डियोगो कोस्टा में से दोनों में से कोई भी आएगा, वो आपके गोल कीपिंग डिपार्टमेंट को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करेंगे. जो हमने करंट सीजन में देखा है ना, फकअप्स करते हुए बड़े मैचेस में, इतने गोल कंसीड करते हुए, और हम बिल्ड फ्रॉम द बैक में जितने हमने एरर्स किए हैं, वो सारे आपके नहीं देखने को मिलेंगे. यहाँ पर यूनाइटेड ने ना अभी अगर आप बात करो रैसमस हॉलैंड के लिए कोई नेगोशिएशन स्टार्ट किए हैं, ना ओनाना के केस में किए हैं, ना आपके एक्सेल डिसासी के केस में किए हैं, ना आपके डियोगो कोस्टा के केस में किए हैं. हर एक फ्रंट पर यूनाइटेड मुंह की खा रही है, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी जो मैनेजमेंट है, जो हायरार्की में बैठे लोग हैं, जॉन मर्टाउ, रिचर्ड आर्नल्ड, डैरन फ्लेचर, ये क्लब छोड़ के नहीं जाते हैं. और यहाँ पर अगर आप बात करो ओनरशिप की, तो भाई मिशनरी पोजीशन की तरह, कभी शेख जसीम ऊपर, तो कभी जिम रैटक्लिफ ऊपर, कभी ये ऊपर, कभी वो ऊपर, और इन सब के बीच में वीडियो रिकॉर्डिंग करते हमारे साइमन स्टोन, सैमुअल लकस, और वो सब एंजॉय कर रहे हैं. शायद जैसा हाल चल रहा है ना कुछ दिनों में, आपको ये सारी जो एडल्ट वेबसाइट्स होती ना, उस पर यूनाइटेड का ओनरशिप ड्रामा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सीन वही चल रहा है. ग्लेडर्स ने मिलकर ना हमारी मार रखी है ढंग से. 17 साल से हमें लिटाकर एक बर्फ़ की सिल्ली पे और हमें मारे जा रहे हैं. अब हमारी बॉडी हो चुकी सुन्न, हमें कुछ समझ में नहीं रहा हमारे साथ हो क्या रहा है. बट पता नहीं कब तक होगा ये ओनरशिप का जो टंटा है वो सॉर्ट, और कब हमें पता चलेगा भाई हमारा ओनर कौन होने वाला है, और हमारे पास क्या बजट है, कौन से प्लेयर्स आएंगे, कौन से प्लेयर्स नहीं आएंगे. बट जिस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है ना, बहुत मुश्किल होगा यूनाइटेड के लिए अगली साल यूरोप सिक्योर करना. और मैं यूरोप सिक्योर करने की बात कर रहा हूँ, मैं चैंपियंस लीग की बात भी नहीं कर रहा. यूरोप इन द सेंस कॉन्फ्रेंस लीग और आपकी यूरोपा लीग, क्योंकि जितना लेट आप कर रहे हो ना मार्केट में मूव करने में, उतना ज़्यादा आपके जो टारगेट्स हैं वो आपके बाकी क्लब्स, जो राइवल क्लब्स हैं, वो लेकर जा रहे हैं. और जितना डिले होता जा रहा है उतना कम ऑप्शंस आपकी टेबल के ऊपर, क्वालिटी कम आएगी आपकी टीम के अंदर. एंड जब क्वालिटी कम होगी तो उसका आउटपुट सीधा सीधा आपके रिफ्लेक्ट करेगा रिजल्ट्स के ऊपर. तो देखते हैं क्या होता है. बट आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि भाई आज इंडिया बनाम पाकिस्तान में कौन जीतने वाला है. ऑफ कोर्स वी आर ऑल ब्लू टाइगर्स. तो मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज हम 3-4-0 की एक अच्छी स्कोर लाइन से विक्ट्री हासिल करेंगे. और आपके हिसाब से भाई रोनाल्डो कितनी अपीयरेंसेस पर अपना करियर एंड करेंगे और कितने गोल्स वो स्कोर करेंगे? क्या रोनाल्डो 150 गोल का जो मार्जिन है वो टच कर पाएंगे इंटरनेशनल फुटबॉल में या नहीं? और आपके हिसाब से यूनाइटेड को कौन सा गोलकीपर लाना चाहिए, ओनाना या डियोगो कोस्टा? और आप इस ज़िदान इकबाल की सेल से इम्प्रेस हुए हो या फिर आपका दिमाग खराब हो गया मेरी तरह? और इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं. अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. Our target for this month is 62K. You can only help us in reaching there. And अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया और कमेंट नहीं किया तो मेक श्योर टू डू दैट एज वेल. चलो मिलते हैं अगली वीडियो तक. गुड बाय, टेक केयर. अब द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड. लेट्स गो ब्लू टाइगर्स.